नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास की इस विशेष कक्षा में आपका स्वागत है। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज विद्यार्थियों मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक उस विशेष प्रक्रिया के दूसरे चरण के बारे में जिसके द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण कायम किया। इससे पहले मैंने आपसे बात की थी प्लासी के युद्ध के बारे में, और आज मैं आपसे बात करूंगा प्लासी के युद्ध से लेकर बक्सर तक के बीच में बंगाल जिन राजनीतिक प्रक्रियाओं के दौर से गुजरा उसके बारे में आपसे बात करूंगा। और विशेष रूप से जब बक्सर के युद्ध के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा तो मैं स्पेशली आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि बक्सर विद्यार्थियों एक ऐसी निर्णायक लड़ाई थी जिसने पूरे भारत में ब्रिटिश रणनीतिक कौशल की छाप छोड़ दी। बेहतरीन ब्रिटिश बैटलक्राफ्ट और फील्ड क्राफ्ट, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण विद्या और बेहतरीन युद्ध विद्या का कोई नमूना अगर था तो वो था बक्सर का युद्ध। विद्यार्थियों, बक्सर का युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं था, बल्कि इस युद्ध की खासियत ये थी कि इस युद्ध ने ये साबित कर दिया कि एक अच्छी तरीके से प्रशिक्षित छोटी सी ब्रिटिश सेना भी अपने से काफ़ी बड़ी भारतीय सेना को शिकस्त दे सकती थी। और बक्सर युद्ध इसी बात का नमूना था। बक्सर में मेजर हेक्टर मुनरो की कमांड में लगभग 7,000 के आसपास सैनिक थे, और मेजर हेक्टर मुनरो का मुकाबला उस सेना से था जिसके अंदर लगभग 40,000 से लेकर 50,000 के बीच सेना थी। ये एक ऐसी सेना थी जिसका नेतृत्व था मीर कासिम के पास, जिसका नेतृत्व था शक्तिशाली मुगल सामंत नजफ खान के पास, मिर्जा नजफ खान के पास, जिसकी कमांड थी अवध के नवाब वजीर सुजाउद्दौला के पास, और जिसका औपचारिक नेतृत्व कर रहा था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शहजादा अली गौहर। लेकिन विद्यार्थियों, यह युद्ध गवाह है इस बात का कि कुछ ही घंटों के अंदर मेजर हेक्टर मुनरो ने इस युद्ध का नक्शा बदल दिया, और इस 40,000 से 50,000 की भीड़ को, मैं इसे सेना नहीं बल्कि भीड़ कहना ज़्यादा उचित समझूंगा, इसको तितर बितर कर दिया। जहां लगभग 800 के आसपास सैनिक मेजर मुनरो के सैनिक मारे गए, वही दूसरी तरफ 2,000 के आसपास की क्षति दूसरे पक्ष की हुई। विद्यार्थियों, इस चैप्टर को तैयार करते वक्त जिन दो महत्वपूर्ण इतिहासकारों की रचनाओं की हमने मदद ली है उसमें जीबी मालेशन का डिसाइसिव बैटल ऑफ द इंडिया और एल्फ्रेड लॉयल का एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस प्रकार के ग्रंथों को हमने अपने इस चैप्टर को तैयार करने में मदद ली है। तो आइए विद्यार्थियों, मैं आपसे बात करता हूँ प्लासी के बाद बंगाल की राजनीतिक स्थिति के बारे में। प्लासी के पश्चात बंगाल की कमांड मीर जाफर के हाथ में आ गई। मीर जाफर ने अपनी तरफ से कंपनी की मांगों को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मांगें बढ़ने का कारण ये कि युद्ध के पश्चात कंपनी की स्थिति में जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन जिम्मेदार था। अब तक कंपनी केवल एक व्यापारिक ताकत के रूप में थी, लेकिन प्लासी के बाद कंपनी को दो और महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करनी थी। अब कंपनी एक राजनीतिक ताकत और एक सैनिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आई। तो व्यापारिक खर्चों के साथ साथ सैनिक और राजनीतिक खर्चों को भी पूरा करना था। यद्यपि मीर जाफर ने कंपनी को वचन दिया था कि वो युद्ध के खर्चे के लिए 1 लाख रुपए महीना कंपनी को देगा, और कंपनी को भी बंगाल के अपने आसपास के क्षेत्रों से 5-6 लाख रुपए सालाने की आय थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। नवाब ने 2 वर्ष के लिए बर्दवान और नदिया के इलाके कंपनी को दे दिए ताकि उनसे कुछ रेवेन्यू मिल सके, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी के खर्चे काफ़ी थे, और स्थिति ये थी कि नवाब अपना ड्यू भी नहीं चुका पा रहा था। और 1760 तक आते आते कंपनी का नवाब के ऊपर 25 लाख रुपए का ड्यू निकल गया। विद्यार्थियों, स्थिति बड़ी गंभीर थी, और अप्रैल 1760 के बिगिनिंग में जब कंपनी की बैलेंस शीट पेश की गई तो उस बैलेंस शीट के मुताबिक कंपनी को 18 लाख रुपए सेना के खर्च के लिए प्रावधान करना था, 10 लाख रुपए मद्रास रीजेंसी के खर्चे के लिए प्रावधान करना था, और कुछ पैसा सैनिक खर्चों के लिए और जुटाना था। तो लगभग 28 लाख प्लस सैनिक खर्चों के लिए और कुछ पैसा, और कंपनी की आय का जो अनुमान था वो था 35 लाख रुपए सालाना,
और इसमें से भी 25 लाख रुपया तो नवाब की तरफ से ड्यू था। तो स्थिति काफ़ी गंभीर थी और कर्नल वेंसी ट्रॉट ने कर्नल कैलोड जैसे लोगों ने नवाब को एक टाइप से समझाने की कोशिश की कि नवाब स्थायी रूप से बर्दवान और नदिया की जिले कंपनी को दे दे तो नवाब की समस्याओं का समाधान भी हो सकता है और कंपनी की समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों से कंपनी को 50 से 60 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा और कंपनी के आर्थिक खर्चे पूरे हो जाएंगे। लेकिन नवाब इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था, मीर जाफर, और नवाब की समझ की ये कमी नवाब को भारी पड़ी। अब कंपनी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो कंपनी की आर्थिक मांगों को पूरा कर सके। यद्यपि मीर जाफर कंपनी का कठपुतली था, लेकिन इसके बावजूद वो कंपनी की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था और उसको इस चीज़ को समझनी चाहिए थी कि जब वो सत्ता में आने के लिए प्लासी में सिराजुद्दौला के साथ छल कपट करके क्लाइव को 2,34,000 रुपये का रिश्वत देकर 50 लाख रुपए कंपनी के सैनिकों और नाविकों में बांटकर 8 लाख रुपया कंपनी में और देकर 24 परगने के इलाके देकर वो नवाब बना, तो उसको अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए अगर उसने एक बार पैसा देने की आदत डाल ली थी तो उसको दे देना चाहिए था। लेकिन वो इस चीज़ को समझा नहीं और कंपनी ने अब एक नए व्यक्ति को ढूंढने की तलाश चालू की और जल्दी ही उन्हें मीर कासिम के रूप में ऐसा व्यक्ति मिल गया। मीर कासिम सुयोग्य था, मीर कासिम महत्वाकांक्षी था और मीर कासिम चालाक भी था। उसने कंपनी से संधि की। उसने कंपनी को यह कहा कि मैं आपको बर्दवान, चटगांव, मिदनापुर के ज़िले दे दूंगा। इसके अलावा मैं आपको सिलट के चूना व्यापार का आधा हिस्सा दूंगा। इसके अलावा मैं आपको आपके दक्षिण अभियानों के लिए 5 लाख रुपए सालाना दूंगा और आपकी व्यापारिक सुविधाएं सारी की सारी बहाल कर दी जाएगी। तो इस प्रकार का समझौता मीर कासिम ने कंपनी के साथ किया और कंपनी ने मीर जाफर को सत्ता से हटा दिया और 15,000 रुपये सालाना देकर उसे कलकत्ता के महलों तक सीमित कर दिया गया, पेंशन के रूप में देकर। मीर जाफर ने जो छल अपने स्वामी के साथ किया वही स्थिति उसके साथ हुई और उसको अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। अब बंगाल का नया नवाब मीर कासिम था। मीर कासिम ने नवाब बनने के वक्त लगभग 17 लाख रुपया रिश्वत के रूप में, या जिसको एक टाइप से उपहार भी कह सकते हैं, रिश्वत भी कह सकते हैं, कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को बांटा। उसने वेंसी ट्रॉट को 5 लाख रुपया दिया, 2 लाख रुपया उसने कर्नल कैलोड को दिया, 5 लाख और 2 लाख 7 लाख रुपया। इसके अलावा उसने 2,70,000 रुपये के आसपास पैसा हॉलवेल को दिया और 7.5 लाख रुपए के आसपास पैसा और छोटे मोटे कर्मचारियों में बांटा गया। तो कुल मिलाकर 17 लाख रुपए बांटा गया। लेकिन इसके बावजूद मीर कासिम काफ़ी समझदार था। मीर कासिम ये जानता था कि मुझे 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि कंपनी की ताकत नहीं बढ़े और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि मेरी ताकत घटे नहीं, कंपनी की ताकत बढ़े नहीं और मेरी ताकत घटे नहीं। और इसके लिए जरूरी था कि प्रशासन और अर्थव्यवस्था में सुधार। यदि प्रशासन और अर्थव्यवस्था में सुधार किया गया तो वो उन मांगों को पूरा करता रहेगा जिसका वादा उसने कंपनी के साथ किया। तो इस दिशा में उसने काफ़ी काम किए। सबसे पहला काम उसने ये किया कि अपनी राजधानी को वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुंगेर एक ऐसी जगह थी जहाँ वो दरबारी षड्यंत्रों और छल कपट और अंग्रेजों के कुचक्रों और इन चीज़ों से थोड़ा मुक्त था। इसके बाद उसने अपनी सैनिक स्थिति मजबूत करने का निश्चय किया। उसने सेना को थोड़ा संगठित किया, हथियारों का कारखाना मुंगेर में लगाया गया और तोड़ेदार बंदूकों का उसने प्रयोग चालू किया। इसके साथ उसने अपने उद्दंड सामंतों को दंडित किया, जैसे कि बिहार का उप सूबेदार रामनारायण जो काफ़ी उद्दंड था, उसने नवाब की आज्ञा का उल्लंघन किया। जब नवाब के समझाने पे भी वो नहीं माना तो नवाब ने वेंसी ट्रॉट की सहमति से उसको कैद कर लिया और बाद में उसको कत्ल कर दिया। इसी प्रकार नवाब ने अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान दिया। बंगाल के खाली खजानों को भरने की वापस कोशिश की उसने, और उसने पुराने वसूल किए जा रहे करों पर 3/32 एडिशनल कर और वसूल किया। एक पुराना खिजरी कर भी जो काफ़ी टाइम से बनता उसको पुनः चालू किया और उसके समय में आर्थिक समृद्धि काफ़ी मौजूद हो गई और खुद कंपनी के अधिकारी भी उसकी प्रशंसा करते थे। तो प्रश्न ये है कि जब कंपनी की आर्थिक ज़रूरतें पूरी थी, सब कुछ ठीक था, तो फिर मीर कासिम को हटाने की जरूरत कहाँ पड़ी?
तो इस बारे में कलकत्ता के गवर्नर, फोर्ट विलियम के गवर्नर हैरी वेडेस्ट ने उसने एक विश्लेषण करते हुए बताया कि कारण दो थे। कारण ये था, वो कहते हैं कि नवाब महत्वाकांक्षी था, नवाब स्वतंत्र होना चाहता था और उसकी इस बात का समर्थन प्रोफेसर चटर्जी ने किया। लेकिन विश्लेषण करने पर यह पता होता है कि नवाब वाकई स्वतंत्र नहीं होना चाहता था, बल्कि नवाब की कोशिश ये थी कि कंपनी की ताकत बढ़े नहीं और मेरी ताकत घटे नहीं। लेकिन इसके अलावा काफ़ी और मुद्दों पर तनाव था। आंतरिक व्यापार के क्षेत्र में कंपनी के गुमास्ते और कंपनी के अधिकारी नवाब की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। वे नवाब के कर्मचारियों को दंडित करते थे, पेड़ के नीचे बैठकर न्यायालय लगाते थे और नवाब के अधिकारियों को, कर्मचारियों को दंडित करते थे जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इसके अलावा नवाब ने खुद कंपनी के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि आपके भद्रजन जनता के साथ बड़ा क्रूर व्यवहार करते, वे किसानों को जबरन पीटकर उनसे सस्ते में कच्चा माल लेते और 25 रुपये के लिए, 5 रुपये के लिए उस व्यक्ति को इस प्रकार से उस व्यक्ति को दंडित किया जाता कि जिससे कि 100 रुपये भूमि कर के रूप में कंपनी को दे रखा है। तो ये नवाब की सत्ता को चुनौती थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी आंतरिक व्यापार में। 1717 का मुगल सम्राट फर्रुखसियर का फरमान कंपनी को कर मुक्त व्यापार का अधिकार देता था। यह अधिकार पहले तो कंपनी के राजकीय व्यापार पर था, लेकिन प्लासी के बाद मीर जाफर ने यह अधिकार कंपनी के निजी व्यापार पर भी दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत तब आ गई जब कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों ने निजी माल को भी अपना माल बताया और उसके ऊपर कर नहीं दिया। इससे नवाब के खजानों को नुकसान पहुंचा। तो नवाब ने कंपनी के अधिकारियों को बुलाया और ये कहा कि इस प्रकार से तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, मैं आपको आंतरिक व्यापार में भागीदार बना देता हूँ, आप केवल 9% कर दे दीजिए। लेकिन कंपनी ने इस बात को भी स्वीकार नहीं किया। तो विवश होकर नवाब ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके तहत उसने बंगाल में व्यापार वाणिज्य को पूरी तरीके से कर मुक्त कर दिया। यह एक ऐसा कदम था जो बंगाल की जनता के लिए, बंगाल के कारीगरों के लिए, बंगाल के किसानों के लिए राहत भरा कदम था। लेकिन कंपनी को यह नागवार गुजरा, क्योंकि अब कर हटने के बाद कंपनी का माल और बंगाल में उत्पादित स्थानीय माल वो लगभग एक ही लेवल पर आ गया। और चूंकि बंगाल में स्थानीय तौर पर उत्पादित माल काफ़ी कंपनी के माल की तुलना में काफ़ी सस्ता होता था। वो तो क्या कि कंपनी को कर नहीं देना पड़ता था और बंगाल के निवासियों को कर देना पड़ता था, इसलिए बंगाल का माल महंगा हो जाता था। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि बंगाल का स्थानीय माल जो ठीक क्वालिटी का था और कंपनी के माल की तुलना में वो सस्ता भी था। तो इससे कंपनी के व्यापार वाणिज्य को काफ़ी नुकसान पहुंचा और कंपनी ने देखा कि अब मीर कासिम हमारे काम का नहीं। तो उन्होंने मीर कासिम को भी सत्ता से बेदखल करने का निश्चय किया। जंग, बक्सर की जंग भले ही 1764 पे हुई, लेकिन 1763 में मुठभेड़ चालू हो गई और मीर कासिम अंग्रेजी टुकड़े से हार कर अवध के नवाब वजीर सुजाउद्दौला के पास पहुंचा और सुजाउद्दौला की शरण में गया। उसने सुजाउद्दौला को युद्ध के खर्चे के लिए पैसा देना स्वीकार किया। नवाब वजीर ने उसकी मदद करना स्वीकार किया और उसी वक्त घूमते घूमते शहजादा अली गौहर, जो आगे चलकर मुगल सम्राट शाह आलम के नाम से जाना गया, वह भी उधर आ गया और उनकी मिली जुली सेना ने मिलकर, जो सेना नहीं, फिर मैं कहूँगा कि 40-50 हज़ार की भीड़, उस भीड़ ने मेजर हेक्टर मुंडो की कमांड वाली सेना से युद्ध किया और वे परास्त हुए। इस युद्ध का मूल्यांकन करते हुए इतिहासकार जी.बी. मालिशन ने अपनी पुस्तक डिसाइसिव बैटल ऑफ द इंडिया में लिखा कि यह युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण था, यह युद्ध काफ़ी दूर दूर तक परिणामों को प्रभावित करने वाला था और इस युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी के चरणों में लौट गए। अवध का नवाब वजीर सुजाउद्दौला कंपनी के दया पर निर्भर था। मुगल सम्राट खुद कंपनी के आश्रय में आ गया और यदि कंपनी उस वक्त चाहती तो दिल्ली पर भी कब्जा कर सकती थी। लेकिन कंपनी इस बात को जानती थी कि यदि वो ऐसा करेंगे तो वह अदूरदर्शितापूर्ण कदम होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मराठे उनकी सत्ता को चुनौती देने की स्थिति में आ जाते और साथ ही साथ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, उसका भी सामना अंग्रेजों से होता। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने दिल्ली के मामले में उलझना नहीं समझा और उन्होंने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए सालाना देकर बंगाल के दीवानी अधिकार हासिल कर लिए। तो इस युद्ध का मूल्यांकन करते हुए जी.बी. मालिशन
और अल्फ्रेड लोयल, उन्होंने इस युद्ध को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। और विद्यार्थियों, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि ये युद्ध प्लासी के निर्णय के ऊपर एक छाप थी, एक मोहर थी। प्लासी और बक्सर के बाद अब बंगाल की बर्बादी के दिन चालू होते, बंगाल के दुर्दिन चालू होते। और मैं आगे की क्लास में आपसे विवेचन करूंगा कि किस प्रकार से बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई, प्रशासन का एक ऐसा कलंकित अध्याय जिससे बंगाल की जनता दो पार्टों के बीच में पिसी 1765 से लेकर 1772 तक। एक तरफ बंगाल का नवाब था जिसके पास जिम्मेदारियाँ थी, अधिकार नहीं, और दूसरी तरफ कंपनी थी जिनके पास अधिकार थे लेकिन जिम्मेदारी उठाने को वो कतई तैयार नहीं। बंगाल की जनता कहाँ जाए? ऐसी स्थिति में 1770 का अकाल कोढ़ में खुजली की तरह साबित हुआ। और किसी समय में दुनिया का सबसे बड़ा सूती वस्त्र का निर्यातक बंगाल आए तक तो बना ही, साथ ही साथ बंगाल के जो मैदान थे वो सूती वस्त्र बुनकरों और बंगाल के किसानों की हड्डियों से सफ़ेद हो गए। इतना भयानक अकाल मानव इतिहास में इससे पहले बहुत कम देखा गया। तो आगे की क्लास में मैं आपसे विवेचन करूंगा। विद्यार्थियों, पिछले 2-3 महीने में मैंने इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है। आप किसी भी प्रकार की दिक्कत हो मेरे से 9928482295 मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल कैप्टन राजेंद्र जी मानसिंह के नाम से, उसके ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैं इसको शेयर कर ही रहा हूँ और मैं ये चाहूँगा कि आप इस चीज़ को आगे से आगे तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।